हेलो लर्नर्स, तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो है हमारा कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ग्रेड 12 का हमारा बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है। आई होप आपने इसका पार्ट 1 अच्छे से समझ लिया हो। इन केस आपने नहीं देखी है वो वीडियो पार्ट 1 की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एफ टेलर के कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ टेलर ने स्पेसिफिक टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की थी जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस में। इस टेक्निक्स के गोल्स क्या है? ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, वेस्टेज कम करते हैं, और जो एक वर्क प्रोसेस होता है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। दीज आर प्रैक्टिकल टूल्स फॉर मैनेजमेंट, मतलब कि ये प्रैक्टिकली यूजफुल है मैनेजर्स के लिए जो हमारे इन गोल्स को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है हमारी टाइम स्टडी। डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब, मतलब कि किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करना। सबसे पहले क्या करते हैं इस टेक्निक में, जो भी टास्क होता है उसको हम स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर हम एक स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं कि हर जॉब को जो हमने सेगमेंट किए थे उनको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगे। उसके बाद हम एलिमिनेट करते हैं अननेसेसरी एंड रिपीटेटिव मोशंस को, और उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिर सेट कर देते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? इससे वेस्टफुल जो मूवमेंट्स होती हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं, और जो परफॉर्मेंस है उसका बेंचमार्क सेट हो जाता है। जैसे कि इन अ कॉल सेंटर, मेजरिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स एन एजेंट टू रिजॉल्व कंज्यूमर या फिर कस्टमर क्वेरी, उसका एक सेटिंग अ स्टैंडर्ड टाइम। हालांकि हर एक कस्टमर की अपनी एक क्वेरी होगी, हो सकता है कि किसी की क्वेरी सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है कम टाइम लगे। फिर भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम मेजर करना कि मोस्टली प्रॉब्लम्स इतनी टाइम लिमिट में हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। सेकेंड टेक्निक है हमारी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है? एनालाइजिंग बॉडी मूवमेंट्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी और इनएफिशिएंट मोशंस। इसमें हम अपने अननेसेसरी और इनएफिशिएंट मोशंस को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फटीग कम होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? बॉडी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, जो जिससे हमारा वेस्टेज हो रहा है टाइम, जो अननेसेसरी मोशंस है, जो इनएफिशिएंट मोशंस है, उनको एलिमिनेट करते हैं और क्या डिजाइन करते हैं? एक एफिशिएंट वर्कफ्लो। फिर हम बात करते हैं हमारी थर्ड टेक्निक की, जो है हमारी फैटीग स्टडी। इसका मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं? फाइंडिंग द ऑप्टिमल वर्क रेस्ट बैलेंस। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ह्यूमन कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स तक काम करता रहेगा। वी नीड रेस्ट, राइट? आवर बॉडी नीड रेस्ट। तो इसमें जो गोल होता है वो क्या करता है? वर्कर को एग्जॉस्ट होने से प्रिवेंट करता है। इसमें हम स्टडी करते हैं ना कि फिजिकल बल्कि मेंटल फैटीग की। अब कोई मेंटली अगर कुछ फैटीग है किसी के अंदर, तो उसका जो असर है वो उसके काम पे भी डेफिनेटली आएगा। तो दोनों ही फैटीग इम्पोर्टेंट है, फिजिकल भी और मेंटल भी, वाइल डूइंग अ वर्क। तो इसमें हम क्या करते हैं? शॉर्ट ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करते हैं टू रिस्टोर एनर्जी, जिससे हमारी एनर्जी रिस्टोर हो सके और फिर हम अपना काम एफिशिएंटली कर पाए। इसमें हम क्या करते हैं? वर्क शेड्यूल्स को एडजस्ट करते हैं। फोर्थ टेक्निक है हमारी मेथड स्टडी। इसमें हम एक बेस्ट वे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भी टास्क को करने के जो भी तरीके हैं हम सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम एनालाइज करते हैं टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट को, और जो भी एफिशिएंट मेथड होता है उसको क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें
क्या होता है इसका पर्पस? इसमें ये होता है कि जो वर्क प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है और कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। जब हमें एक बेस्ट वे पता चल जाता है, मोस्ट एफिशिएंट वे पता चल जाता है, तो उससे हमारी जो है एक कॉस्ट रिड्यूस होती है और स्टैंडर्डाइज वर्क प्रोसेस मेंटेन हो जाता है। फिफ्थ टेक्निक है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी। कोई भी मटेरियल, टूल्स, वर्क मेथड, उन सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तभी वो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, राइट? जैसे कि यहाँ पे इंटरचेंजेबल पार्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस। फिर हम क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन एंड सिंप्लीफाइड टास्क, मतलब कि अननेसेसरी जो टाइप्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे और न्यू प्रोसेस बना लिया, दैट इज इजी टू डू, तो ये इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो यही हमारी फिफ्थ टेक्निक है कि काम को स्टैंडर्डाइज करें और काम को सिंपल बनाएं ताकि हम एफिशिएंटली उस काम को कर पाए। सिक्स्थ टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें रिवॉर्ड्स होते हैं एफिशिएंट वर्कर्स के लिए हायर पे के साथ। जैसे कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट हमने बना लिया, बेंचमार्क बना लिया। अगर टारगेट अचीव हो गया, वर्कर ए ने टारगेट अचीव कर लिया, तो उसको जो वेज रेट है वो हाई मिलेगा। और अगर वर्कर बी ने जैसे कि टारगेट अचीव नहीं किया, तो उसे लोअर वेज रेट मिलेगा। इससे क्या होता है? मोटिवेट होते हैं वर्कर्स और काम को एफिशिएंटली करते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल ऐड कर देती हूँ। जैसे कि 100 यूनिट्स बनाने पे आपको 2 रुपीज के अकॉर्डिंग, पर पीस के अकॉर्डिंग वेज मिलेगा, और अगर उससे हम कम बनाते हैं तो 1.50 पैसे के अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट? तो इसमें अगर यहाँ पे 100 बनाई, मान लो ए ने 100 बनाई तो उसको 200 रुपीज मिल गए, और यहाँ पे अगर इसने 50 ही बनाई है तो उसे कितने मिलेंगे? 75। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी का जो वेज रेट है वो कम हो गया। वैसे तो 75 के अकॉर्डिंग उसे 150 रुपीज मिलने चाहिए थे, बट उसने नहीं बनाए तो उसको 1.50 के अकॉर्डिंग ही पेमेंट मिली। आई होप आपको ये सभी टेक्निक्स अभी तक समझ में आ गई। Now we will discuss about comparison between time study and motion study. तो टाइम स्टडी में टाइम टेकन पे हमारा फोकस होता है और मोशन स्टडी में मूवमेंट्स पे फोकस होता है। टाइम स्टडी में एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है और मोशन स्टडी में वो एलिमिनेट वेस्ट, मतलब कि अननेसेसरी मोशंस जो होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। टाइम स्टडी में हम स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं और मोशन स्टडी में हम ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस ही कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फियोल्स के प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे 1841 से 1925 तक। इनका जो पर्सपेक्टिव है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव है। फोकस क्या है इनका? कि हमें अपने 14 प्रिंसिपल से सभी एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। और अप्रोच क्या है? मैनेजर्स कैन बी ट्रेन्ड, नॉट जस्ट बोर्न। पहले ये माना जाता था कि मैनेजर्स आर इनबॉर्न, बट दे सजेस्ट कि मैनेजर्स कैन बी ट्रेन्ड एज वेल। तो ये 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया था वो है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें ये क्या कहते हैं कि हम सभी जो भी हमारी जॉब है उसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉल टास्क में, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। सेकंड प्रिंसिपल में हमारा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है किसके बीच में? राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। अथॉरिटी का मतलब होता है यहाँ पे पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर लायबल टू डू समथिंग। फिर थर्ड है हमारा डिसिप्लिन, ऑबिडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स, कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं और जो भी एग्रीमेंट्स हैं उन सबका ओबे करना। यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलेंगे, राइट? लेकिन जैसे कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जैसे
जब भी एक एम्प्लॉय को बहुत सारे सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, एम्प्लॉय इज कंफ्यूज्ड कि किसका जो है रोल वो या जो भी उसने बोला है कमांड फॉलो करे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि एक ही आपको सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और जो वर्क है वो टाइम पे हो जाए। फिर है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि वन हैड वन प्लान, सभी यूनिट्स जो है सेम ऑब्जेक्टिव में ही मूव करेगी, सबका एक ही प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई लेफ्ट जा रहा है या फिर कोई राइट जा रहा है, तो सबका एक ही गोल होना चाहिए सो दैट वी कैन अचीव आवर टारगेट इजीली। सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो मस्ट कम बिफोर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, राइट। रेम्यूनरेशन कि सबको फेयर और इक्विटेबल एक रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। एट्थ है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे ये कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटिंग पावर एट द टॉप एंड स्प्रेडिंग इट। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि टॉप से ही जो चीजें हैं वो एक फ्लो में नीचे आती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है फ्लो मेंटेन नहीं रहता। स्केलर चेन में क्या होता है द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी कि ए बी को कमांड देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल बी ने डायरेक्ट ई को कांटेक्ट कर लिया या कमांड दे दी या कुछ भी ऐसा कम्युनिकेशन हो गया तो उसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। फिर आता है हमारा ऑर्डर, अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स प्लेस, मतलब कि सभी चीजें जहां पर हैं उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। 11th है हमारा इक्विटी। इक्विटी में आता है काइंडनेस और जस्टिस, मैनेजर का बिहेवियर जो है वो काइंड होना चाहिए और एंड जो भी उसके रूल्स हैं कमांड्स हैं या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें वो फेयर होना चाहिए, तो जस्टिस में फेयर होना चाहिए टुवर्ड्स किसके, टुवर्ड्स वर्कर्स के टुवर्ड्स। 12th है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल कि जो एम्प्लॉयज हैं उनमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उन्हें फायर कर रही है। फिर हमारा 13 है इनिशिएटिव, वर्कर शुड बी एनकरेज, उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो डेवलप करें, कैरी आउट देयर प्लान्स। और लास्ट में हमारा आता है एस्पिरिट द कोर, इसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो इसमें टीम स्पिरिट और यूनिटी की बात करते हैं, आई को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, वी से। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए। इस स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे दो सुपीरियर से एक को कमांड नहीं मिलेगा, एक ही सुपीरियर से कमांड मिलेगा, वन पर्सन वन पर्सन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये था कि सबका ये एक गोल है और सब यही जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट जा रहा है। स्केलर चेन जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर बी ने डायरेक्ट किसी और को कांटेक्ट कर लिया, जैसे कि सी से बी, बी से ए, ये एक स्केलर चेन है। अगर कहीं और से कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज गैंग प्लान, शॉर्टर रूट भी आप बोल सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आ गए हो। और यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड किए हैं, जैसे कि गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को अलाउ किया है 20% ऑफ देयर टाइम उन साइड प्रोजेक्ट्स पे वो कर सकते हैं, दैट इज इनिशिएटिव। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में पर्क्स दे सकते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि दे ऑल आर अलाइन अंडर द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, जिससे आप अपने सर्च करें यूट्यूब क्लाउड तो वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन दी जा रहे हैं, दैट इज रियल लाइफ एग्जांपल। और ये सभी प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज किए गए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। तो ये है हमारी लास्ट स्लाइड आज की, जहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐड किए हैं विद देयर सॉल्यूशंस, 2 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर। तो आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इनकेस आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है आपको, कौन सा चैप्टर मैं लेकर आऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में सजेस्ट कर कीजिए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस या फिर कोई और भी, तो हम मिलकर करेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेरीज पूछिए एंड प्लीज इफ यू लाइक दैट प्लीज like, share and subscribe. Thank you.